अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के स्पेशल एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती। देखिए आई चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़े बैंक कैसे लूटा। 13 दिसंबर 2009 आई चुंदरीगढ़ रोड। वक्त था सुबह 8 बजे का जब लुट गया एक बैंक। ये थी वारदात डकैती की जो साबित हुई पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती। लुट गई 31 करोड़ से जायद रकम। कैसे हुई ये वारदात, किस किस का था इसमें हाथ, कहां बना इसका प्लान और कौन हैं हामिद, लईक, मोहसिन, नासिर और इमरान, और क्या है इनका इस वारदात में किरदार। कौन पकड़ा गया, कौन छुटा, अलाइड बैंक कैसे लूटा। कराची के मीठा दर थाने में दर्ज हुई FIR नंबर 1060/9। ये FIR किसी मामूली वाक़े की नहीं थी, बल्कि ये था अहवाल पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती का। आई चुंदरीगढ़ रोड जो कहलाती है पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट, यही रकम हुई दास्तान एक ऐसे वाक़े की जिसने चौंका दिया पूरा पाकिस्तान। ये बैंक डकैती कैसे हुई? क्या ये खामियां सिक्योरिटी की थी या डकैत इतने पुख्ता थे कि उन्होंने जदीद तरीन लॉकर्स आसानी से काट डाले और पैसे ले उड़े? ये वारदात कैसे हुई? दास्तान शुरू होती है एक गुमशुदा शनाख्ती कार्ड से। शाहिद महमूद सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद का रिहायशी जो आ गया था कराची काम के सिलसिले में और रहता था कराची के इलाके कयूमाबाद में। उसका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया। शाहिद कयूमाबाद में एक कैंटीन चलाता था। ये शनाख्ती कार्ड मिला एक शख्स हामिद को। इत्तेफाक से उसकी शक्ल शनाख्ती कार्ड पर मौजूद तस्वीर जैसी थी। हामिद अपने एक दोस्त नासिर उर्फ फौजी से मिला। यहीं से शुरू हुई डकैती की ये दास्तान। जब दोनों ने मिलकर बनाया एक प्लान, नासिर उर्फ फौजी ने हामिद को एक सिक्योरिटी कंपनी SPS सिक्योरिटीज में नौकरी दिलाई और शाहिद महमूद का शनाख्ती कार्ड जमा कराया। शाहिद हुसैन, जिसका असल नाम अहमद हुसैन है, पारा चरार का रहने वाला था, और शनाख्ती कार्ड उसने शाहिद हुसैन जो फैसलाबाद का रहने वाला था उसका यूज़ किया। ये है वही ID कार्ड जो हामिद को मिला और वो शाहिद बन गया। ये है नासिर हुसैन उर्फ फौजी, बैंक डकैती का मुबैना मास्टरमाइंड जिसने ये प्लानिंग की। हामिद शाहिद बनकर इस सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजमत करता रहा और फिर वो दिन आ गया जब उसे एक निजी बैंक के आई चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़े ब्रांच में तैनात कर दिया गया, जहां उसने बैंक के लॉकर सिस्टम और उसमें मौजूद करेंसी के बारे में तमाम मालूमात जमा की। जो सिक्योरिटी गार्ड था शाहिद, जिसका उस वक्त नाम था, उसको उन्होंने सिक्योरिटी कंपनी में अपॉइंट करवाया और वो सिस्टम के साथ चलता चलता इस बैंक तक पहुंच गया जिसको उन्होंने टारगेट किया था। जब तक वो बैंक में रहा, वो बैंक की तमाम सर्विलेंस कैमरे और बाकी तमाम चीज़ें और लॉकर्स और ये सब कुछ देखता रहा कि किस में फॉरेन करेंसी है और किस किस तरीके से ये हम इसको मैनेज कर सकते हैं थेफ्ट के लिए। बैंक में मौजूद जदीद तरीन लॉकर सिस्टम, सिक्योरिटी का अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी कैमरे और उससे मुताल्लिक लोग, ये सारी जांच पड़ताल उसी को करना थी, क्योंकि उसने डकैती करके अपनी और अपने दोस्तों की जेब भरना थी।
हामिद ने नासिर उर्फ फौजी से मुलाकात की और उससे बैंक के जदीद लॉकर्स के बारे में बात की। यहीं उन्होंने मदद ली एक और शख्स लईक की। लईक ने ऐसा ही एक लॉकर बाजार से खरीदा और उसे अपने इलाके पारा चनार ले गया। यहाँ उसने इस लॉकर को काटने और खोलने की मशक की ताकि वक्त कम लगे और करेंसी महफूज रहे। लॉकर सिस्टम को समझकर उसने दोबारा कराची की राह ली और गैंग के बाकी लोगों को ग्रीन कॉल दी। उस लड़के ने इस वारदात से पहले एक लॉकर खरीदा, उसको पाराचनार लेकर गया, वहाँ जाकर उसको पूरे डिसम्बल किया, उसको काटा उसने कटर के साथ, पूरी इसकी साइंस को समझा कि किस चीज़ से कटेगा और कहाँ से इसके कमज़ोर पॉइंट हैं और वहाँ से हम करेंगे, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी भी थी इसके अंदर। तो उसने बड़े एहतियात से इसको काटा और बड़े प्रोफेशनल तरीके से उसने उसको उन्हीं चीज़ों को काटा जहाँ से ये लॉकर खुल सकता था। इन सब की मेल मुलाकात और इस वारदात की तमाम प्लानिंग करीब ही वाकई एक स्कूल में होती थी। पुलिस के मुताबिक इस स्कूल का चौकीदार भी इनके साथ मुलव्विस था। अब इन सबको इंतजार था हामिद की रात की ड्यूटी लगने का, मगर ऐसा नहीं हो सका। वो बदस्तूर दिन में ही ड्यूटी देता रहा। गैंग के सारे लोगों ने फैसला किया दिन ही में वारदात करने का। एक सुनहरा मौका चाहिए था उन्हें अपनी जेबें भारी करेंसी से भरने का। इसके लिए वक्त चुना गया इतवार का। इनका एक साथी है गुलजार हुसैन, वो मामा बेबी स्कूल है सोल्जर बाज़ार में, उसका चौकीदार था और ये सारी प्लानिंग उसी चौकीदार उसी स्कूल के अंदर ये उसके कमरे में सारे लोग करते थे। जब उसकी नाइट ड्यूटी नहीं लगी तो फिर इन्होंने इतवार के दिन का प्रोग्राम बनाया। 13/12/2009 हामिद ने इतवार की सुबह सिक्योरिटी पर मौजूद चौकीदार को किया टेलीफोन और अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताया। उसने कहा वो लोग आएंगे और थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगे। वो उनको अंदर ले जाए और पानी वानी पिलाए। इस चौकीदार को था हामिद पर पूरा एतबार। सारे डकैत मुबैना तौर पर बैंक के करीब ही चाय के एक खोखे पर आए एक वैन में। डकैती से कुछ देर पहले उन्होंने चाय पी और वहीं बैठकर गप्पें लगाते रहे। उन्हें हामिद की तरफ से आने वाली ग्रीन कॉल का इंतजार था और फिर वो कॉल आ गई। वो उठे और वैन में बैठकर बैंक की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर बाद बैंक के सामने आकर रुकी एक प्राइवेट कार जिसमें थे हामिद के 5 यार। उन्हीं के इंतजार में था चौकीदार। वो आए तो उसने उन्हें खुशामदीद कहा। थोड़ी ही देर में हामिद अपनी ड्यूटी पर आ मौजूद हुआ और नाइट ड्यूटी वाले से उसने चार्ज ले लिया। वो गार्ड चला गया, चौकीदार को बांध दिया गया। चंद मिनट बाद ही कंपनी के 2 गार्ड जमीर और इमरान आ गए। उन्हें भी बांधकर बैतुल खला में बंद कर दिया गया। मैं सुबह मामूल के मुताबिक ड्यूटी पे 8 बजे पहुंचा तो आगे ये बंदे मौजूद थे। ये शाहिद गार्ड था जिसका असल नाम कोई और था, बाद में पता चला कोई और नाम है उसका, हामिद। ये अंदर मौजूद था और इसके साथी भी मौजूद थे। जब मैं बैंक में दाखिल हो गया पीछे से इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया शाहिद ने। आगे 4 बंदे खड़े होकर वेपन लेके बाद बिठा दिया मुझे, हाथ पांव बांध के वॉशरूम में डाल दिया। पुलिस तफ्तीशी के मुताबिक भी ऐसा ही था। 2 इसके सिक्योरिटी गार्ड जो दूसरे इसके साथ दिन को ड्यूटी पर थे वो आ गए, रियाज और ज़मीर हुसैन। उन दोनों को इन्होंने बांध दिया। शाहिद हुसैन ने बताया कि इसी बिल्डिंग का भी एक चौकीदार है, पीछे कोठरी में रहता है, हो सकता है वो इतवार को देखे तो किसी को इतला ना कर दे उसको भी। तो ये गए तो उसकी कोठरी से उसको उठा लाए और उसको भी बांध के बैंक के अंदर डाल दिया। डकैत बैंक में मौजूद जदीद और मजबूत लॉकर्स को काटने में आखिर किस तरह कामयाब हुए, हम आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए डकैती का प्लान और बैंक लूटने की दास्तान। डकैती का मुजरिम था आखिर कौन?
आई चुंद्रीगढ़ रोड पर वाक़े एक निजी बैंक लुट रहा था। डकैतों ने बैंक के तीनों गार्ड्स को बैतुल खला में बंद कर दिया था। अब उनके सामने बैंक के स्ट्रांग रूम में जाने, लॉकर्स और तिजोरियां काटने का सख्त मरहला था। रास्ता साफ था लईक के लिए, जो तिजोरी काटने का माहिर था। उसने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के वायर काटे और लॉकर्स वाले कमरे की तरफ गया। यहाँ 9 लॉकर थे, जिनमें मुल्की और गैर मुल्की करेंसी मौजूद थी। लाइक हुसैन जो सब चीज़ों का माहिर है, गैस कटर का, और ये उसने कैमरे जो हैं वो उनके मुंह दूसरी तरफ घुमाए और जो उनका अलार्म सिस्टम था उसको बंद किया। और फिर उसने अपने साथी जो बाहर खड़े हुए थे उनको इतला दी कि हमने अंदर अब संभाल लिया है, आप सामान लेके आ जाओ। इस पे उनके साथी जो हैं दूसरे बहार अली और आसिफ, असगर, ये सुजुकी में गैस सिलेंडर, गैस कटर का सामान वो सारा वो लेके आए और अंदर उतार के सुजुकी लेकर। हामिद को इल्म था कि कौन सी करेंसी कहाँ है और कौन सा लॉकर किधर। बैंक की इमारत में धुआं फैला हुआ था और डकैत तिजोरियां काटने में मसरूफ थे। धुएं से उन्हें बार बार घबराहट होती तो वो बैतुल खला में जाते और मुंह और गले को ठंडे पानी से सहलाते। उसी बैतुल खला में बंधे हुए थे 2 गार्ड और बिल्डिंग का चौकीदार। बैतुल खला में भी भरा हुआ था धुआं और खौफ से अटकी हुई थी तीनों की जान कि अब क्या होगा। धुआंधार इतना हो रहा था, जब सिलेंडर चलाते थे ना तो बार बार 10 मिनट बाद आते थे मुँह हाथ धोने के लिए। इनको घबराहट होती थी, काट रहे थे तो हमें भी बहुत घबराहट थी, क्योंकि अभी तो हवा चल रही जैसी यहाँ पे खले और बंद थी बाथरूम भी, हमारा भी दम घुट रहा था उधर, बहुत घबराहट वैसे भी हो रही थी। इस तस्वीर में देखिए लॉकर काटने वालों ने किस महारत से लॉकर काटा। तिजोरियां खुली, करेंसी गायब। इन लॉकरों से डकैतों ने निकाले 2,06,041 अमरीकी डॉलर, 7,08,325 बरतानवी पाउंड और 15,63,695 यूरो। ये रकम थी कुल मिला के 31,15,81,040 रुपए। करेंसी थैलों में भरी गई, सामान समेटा गया, गैस सिलेंडर बैंक में ही छोड़ दिए गए और वही सुजुकी वैन जो पहले उनका सामान लाई थी, उसी में ये सब पैसों से भरे थैले रखकर रफू चक्कर हो गए। फिर ये लोग अपना थैले शैले भर के पैसों से भागे। फिर हम लोग भी वहाँ से निकले, एक दूसरे के हाथ पांव खोल के निकले, थाने पहुँचे। थाने में इतला दी, ये वारदात हुई। थाने वाले आ गए, बड़े बड़े अफसरान आ गए, मीडिया आ गया। मगर पुलिस के मुताबिक रस्सियों से बंधे हुए गार्ड्स ने अपने आप को रस्सियों से आजाद कराया। इसी दौरान रस्सियों से आजाद हुए इमरान को एक बैग से कुछ करेंसी मिली। डकैत ये रकम शायद जल्दी में छोड़कर फरार हो गए थे। उसने ये बैग उठाया और अपने एक दोस्त अकील अब्बास ASI के घर आया। बैग को उसने ASI के घर छोड़ा और वापस आने का कहकर चला गया। वहाँ रखवा के फिरोजाबाद मीठादर थाने में वो वापसी आया और उसने इतला दी। मौके पर पहुंच गए पुलिस के आला अफसरान। फौरन ही मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई और मुजरिमों की गिरफ्तारी उसके जिम्मे लगाई गई। मुजरिम अपना निशान कहीं ना कहीं जरूर छोड़ जाता है। फौरी तौर पर वारदात की तफ्तीश शुरू की गई और पुलिस को वारदात की जगह से हाथ लगे उंगलियों के कुछ निशानात। इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताएंगे, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए सिक्योरिटी गार्ड से डकैत बनने तक का सफर कैसे तय हुआ, मुजरिम ने निशान कैसे छोड़ा। हमेशा की तरह इस बैंक डकैती में भी ऐसा ही हुआ, यानी मुजरिम अपना निशान छोड़ गए। पुलिस को मिले जाए वारदात से उंगलियों के निशानात। ये निशानात किसके थे?
बैंक से मिलने वाले उंगलियों के निशानात भेजे गए नादरा के दफ्तर। ये निशानात हामिद के थे, जो मुबैना तौर पर वारदात के वक्त उसकी उंगलियों से लगे। उसने अपना असल नाम तो छुपा रखा था, मगर उंगलियों के निशानात असली थे। इनसे पता चला उसकी रिहाइश का। ये था इलाका पारा चनार। उसने एक मिस्टेक की थी और जो काम आई हमारे, वो थी कि जब उसने बस्ती दफ्तर में जो वो अपॉइंट हुआ, तो क्योंकि वो उसने फ़ोटो लगाई थी, काफ़ी पुरानी लगाई थी, और NIC भी उसने फेक लगाया था, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स जो ओरिजिनल थे वहाँ पर। तो फिंगरप्रिंट जिस फाइल से मिले, उस फाइल के ज़रिए हमने नादरा की मदद ली, और उसको तकरीबन 1.5 से 2 दिन के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया कि इसका नाम हामिद है और ये पारा चनार का रहने वाला है। CCPO कराची वसीम अहमद ने डकैतियों के बारे खबर देने पर किया इनाम का ऐलान। 30 करोड़ रुपए बैंक्स ने हमें कंफर्म किए हैं फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, जो कि डिपॉजिट्स ले गए हैं, और जिसमें एक सिक्योरिटी कंपनी का एहलकार जो वहां पे तैनात था वो भी उसके अंदर मुलव्वस है। हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लीड्स मिल गई हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इस केस को वर्कआउट कर लें। इससे मुतालिक अगर कोई भी शख्स हमें किसी किस्म की इतला देगा तो उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उधर हामिद डकैती के बाद शाह खर्ची करने लगा था, और यही शाह खर्ची उसके खिलाफ एक सबूत के तौर पर पेश की जाने वाली थी। वो अपनी उसी रिहाइश में मौजूद था जहां वो पहले रहता था। उसने करीबी होटल के एक बैरे को दी रोज का खाना लाने के लिए एक खतीर रकम, और साथ में बैरे को मिली थी 5,000 की टिप। इतने पैसे हामिद के पास आए थे कैसे? कराची भर के मनी चेंजर्स को भी इत्तला भेज दी गई कि मशकूक अफराद और ज्यादा करेंसी के बारे में पुलिस को फौरन मुत्तला करें। पुलिस को मनी चेंजर्स से कुछ लोगों के मुख्तलिफ जगहों से करेंसी एक्सचेंज कराने की इत्तला मिली। एयरपोर्ट के अकब में बसी हुई बस्ती पहलवान गोट, इसी बस्ती में रहा डकैतों का बसेरा। देखिए ये मकान जिसमें हामिद अपने दूसरे साथियों के साथ रहता था। खस्ता थे हालात मकीनों के और गंदा पड़ा था ये मकान। यही हालात बदलने के लिए डकैती का बना ये प्लान। सारा ताना बाना बुना गया। ये फटे हुए सफात बताते हैं यहाँ बनाए गए प्लान की कारगुजारी। इस सफे पर लिखा है एक गैस कटर, कटिंग नोजल और दूसरी अशिया के नाम। इन्हीं चीजों से किया जाना था डकैती का काम। पुलिस ने छापा मारा और कर लिया हामिद को गिरफ्तार, और साथ ही थे इसी डकैती में मुलव्विस उसके कुछ और यार। ये सिक्योरिटी गार्ड जो कि की प्लेयर था इस वारदात का, ही हैज बीन अरेस्टेड। दूसरा शख्स इकबाल नामी है, वो भी हमने जो है वो गिरफ्तार किया है, और इन लोगों के घरों से रकूम जो है वो बरामद किए हैं। रकम छुपाई गई थी तकिए के 2 गलाफों और एक थैले में। ये है वो रकम जो यहाँ से बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने बरामद किए वो औजार जो डकैती में इस्तेमाल हुए थे, लॉकर तोड़ने और तिजोरियां काटने के लिए। पुलिस के मुताबिक इस डकैती के कुल मुल्जिमान की तादाद है 13। 12 का ताल्लुक पारा चनार से है और एक मुल्तान का रहने वाला है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले 3 मुल्जिमान को हिरासत में लिया और फिर 2 को, मगर 8 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। यहां सवाल यह पैदा होता है कि जिन मुल्जिमान को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्या वो वाकई इस डकैती के मुजरिम हैं या फिर महज फाइलें ही भरी गई? ये है मुल्जिम लईक वल्द अमीन जान, जिसे पुलिस ने नासिर के साथ मरकजी मुल्जिमान में शुमार किया। पुलिस के मुताबिक इसने मुबैना तौर पर तिजोरी काटी थी। क्या ये सच है? लईक क्या कहता है? पहलवान कोट में हमारी यानी अल्लाह के लोग रहते हैं पारा चनार के, तो उन पर फोन पर मैंने रब्ता किया था इनसे। मैं इधर आया था, इनके क्वार्टरों पर आया था। बस जब मैं वापस जा रहा था ना, तो सुबह पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और थाने ले गए। क्या लईक का ताल्लुक हामिद के साथ बैंक डकैती के लिए बना था? वो तो हमारे इलाके का है,
لیکن یہ تعلق تو ہمارا نہیں تھا نا, ڈکیتی کا تعلق تو نہیں تھا نا, نہ ہم سے برآمد کی ہوئی ہے. فون پہ رابطہ کیا تھا, میں راستے میں تھا, ایک دن میں نے راستے میں اسلام آباد سے فون کر لیا, پھر راستے سے میں نے اس کو فون کیا تھا. فون کی بنیاد پہ سارا مجھے پکڑا ہے. جانتا تو ہوں نا, ہمارے علاقے کا ہے, دیکھا ہے, لیکن ادھر جو کوارٹر میں لوگ رہتے تھے, جو ایک یعنی 3 کمرے کا کوارٹر تھا, میں بھی ایک مہمان بن کے آیا تھا ان کے پاس. یہ محسن علی ہے جسے پولیس کہتی ہے کہ ہم نے پشاور سے پکڑا. یہ ٹھہرا ہوا تھا ایک ہوٹل میں. پولیس کے مطابق یہ ڈکیتی میں شامل ہے. میں یہاں سے جا رہا تھا کراچی سے, ٹھیک ہے, تو پشاور گیا, ہوٹل میں ٹھہرا. ہوٹل میں رات کو مطلب یہی تازہ یہی ڈکیتی بھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ادھر ہوٹل میں تلاشیاں ہوئی اور مجھے بھی نکالا, صحیح ہے. مجھے فون نمبر کے اس سے نکال دو, کہہ رہے تمہارا اس سے رابطہ ہوا ہے, اس بندے سے, یہ کون ہے؟ میں نے بولا یہ میرے گاؤں کا ہے. کیوں؟ کہہ رہے یہ کدھر ہے؟ مجھے کیا پتہ ہے کدھر ہے. اچھا, اسی بہار علی نے میرے چاچا کو کپڑوں کا ایک پیک دیا تھا میرے نام پہ کہ یہ محسن کے کپڑے, ٹھیک ہے. میرے چاچا بڑا ٹرک چلاتا ہے, ٹریلر, ابھی بھی چلا رہا ہے. میرے چاچا کو بھی اندر کیا تھا, ٹھیک ہے. میں نے اس کو نہیں کیا ہے, اس نے میرے کو فون کیا. اسی دنوں میں اس نے مجھے فون کیا تھا, اسی فون کال کے ذریعے مجھے ادھر پہنچا دیا. محسن علی نے پولیس کی طرف سے لگائے گئے الزام کو غلط قرار دیا. کوئی تعلق نہیں ہے اس کام سے, جو کام ہوا ہے نا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ نہیں جانتا کہ یہ کس گاؤں کا ہے. ہمارے ادھر الگ الگ گاؤں ہوتے ہیں نا, صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ پرچنور والا ہے. دوسری طرف پولیس سناتی ہے ملزمان کی گرفتاریوں اور رقم برآمد ہونے کی ایک لمبی تفصیل. اس تفصیل میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ محسن بعد میں گرفتار ہوا, پھر اس سے برآمد ہوئی. پھر اس کے بعد ملازم حسین گرفتار ہوا, اس سے برآمد ہوئی. محسن نے اپنے چچا کے پاس فدا حسین کے پاس رکھوائی ہوئی تھی, وہ چوکیدار تھا بلڈنگ کا, اس نے اس کے پاس رکھوائی ہوئی تھی. پھر وہ اس کو فدا حسین کو گرفتار کیا, اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا کہ اس نے چوری کی ڈکیتی کی رقم رکھی ہوئی تھی. پھر انہوں نے کچھ اطلاع ملی تھی کہ اقبال حسین ایک پہلوان گوٹ کا ہے, اس کو رقم اس نے ناصر حسین فوجی نے دی تھی. تو وہ جو ہے پھر اس کو جا کے پشاور سے میں لے کے آیا گرفتار کر کے, پھر اس سے برآمد کی. پولیس نے اپنے گواہوں میں سے ایک گواہ پیش کیا, عقیل عباس ASI, جو حیران کن طور پر ایک برطرف ASI تھا, مگر پولیس نے اسے ملزم کے طور پر نہیں بلکہ ایک گواہ کے طور پہ پیش کیا, حالانکہ اس کے گھر سے برآمد ہوئے تھے 45,000 یورو. اس نے تو لا کے پیش کیے تھے نا کہ یہ ریاض نے میرے گھر پہ لا کے دیے ہیں اور یہ میں آگے پولیس کے پاس پیش کرتا ہوں, تو گواہی ہوگا نا. 18 کروڑ برآمد ہوئے, باقی کی رقم کہاں گئی؟ آسمان کھا گیا, پولیس نگل گئی یا ڈکیت؟ 45,000 کا الزام حصے میں آیا عمران کے, جسے تفتیشی انسپکٹر ریاض کہہ رہا تھا, جو بلڈنگ کا چوکیدار تھا. اس پر بنایا گیا چوری کا مقدمہ. سیکیورٹی سپروائزر عمران کہتا ہے انہوں نے کیس بنایا ہے 54 لاکھ کچھ ہزار روپے میرے سے برآمدگی, جبکہ نہ میرے سے برآمدگی ہوئی نہ کچھ نہ کچھ, لیکن یہ برآمدگی میرے اوپر رکھی گئی ہے. 45,000 یورو پہلے برطرف اور پھر بحال کیے جانے والے ASI عقیل عباس کے پاس کس طرح پہنچے؟ عمران تو کہتا ہے کہ اس نے نہیں دیے, مگر پولیس اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے. عمران کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا عقیل کے پاس یہ پیسے اس نے رکھوائے تھے؟ بریک کے بعد دیکھیے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی. ایک گارڈ فرار, ایک گرفتار, ایک گواہ سرکار. ڈکیتی پلان کا ڈراپ سین. $45,000 یورو پہلے برطرف اور پھر بحال کیے جانے والے ASI عقیل عباس کے پاس کس طرح پہنچے؟ عمران تو کہتا ہے کہ اس نے نہیں دیے, مگر پولیس اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے.
इमरान का इस बारे में क्या कहना है? क्या अकील के पास ये पैसे उसने रखवाए थे? ये तो अब वही बताएगा जब अदालत में पेश होगा। वो साबित करेगा ना। ये अभी केस चल रहा है। मैंने कहा है कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए, इन पैसों से मेरा ताल्लुक नहीं है, जबकि अकील कहता है कि मुझे देकर गया है, कभी कहता है नहीं मेरी वाइफ को देकर गया, कभी कहता है इसने मेरे घर में फेंके हैं। अब तीनों में से जो भी चीज़ हुई है वो इधर साबित करेगा अदालत में। अगर इमरान ने अकील के घर पैसे नहीं रखे तो फिर पैसे वहां पहुंचे कैसे? ये तो तफ्तीश करना पुलिस का काम है ना। अगर मैंने नहीं दिए तो फिर किस बंदे ने दिए, दूसरे ने नहीं दिए फिर किसने दिए, तीसरे ने नहीं दिए फिर किसने दिए, वहाँ तक पैसे कैसे पहुँचे, मुझे किस तरीके से फंसाया गया इस काम में, ये तफ्तीश करना पुलिस का काम है। ये है रियाज। SHO सज्जाद इंटरव्यू में इमरान को रियाज कहता रहा। पुलिस ने इमरान को पकड़ा कैसे? मैं सुपरवाइजर था वहाँ सिक्योरिटी में, मुझे उठा दिया, बताओ भाई अहमद शायद कौन है, किधर रहता है, मुझे क्या पता कहाँ रहता है। तफ्तीश हुई, 13 तारीख को मुझे पकड़ा, 12 की 13 तारीख को 1-1:15 बजे, और उसके बाद 18 तारीख की रात को कि 19 तारीख की रात को ये पकड़ा गया, हामिद पकड़ा गया, उसके बाद बाकी बंदे भी पकड़े गए। हामिद, जिसे मुबैना तौर पर फैसलाबाद के शाहिद का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके नौकरी लेने और डकैती कराने का मुजरिम करार दिया गया, हामिद क्या कहता है? असल नाम जो है हामिद हसन है। मेरा असल जो हिसाब किताब है अभी भी हमारा पास अपना सबूत पड़ा हुआ है। जब मैं पकड़ा गया मैं पलावान गोड़ से पकड़ा गया, वहाँ पे मैं कहते ये फ्रूट वगैरह इसका काम करता था, लेकिन गांव से आया, गांव से मैं हम 4 साल हो गए थे, 4 साल से मैं आया हुआ था ना, इधर मैं बस उनका काम कर रहा था। बाल को दोनों भाई को जानता था, इधर ही काम कार करता है ना, कारोबार करता है, इधर उनका घर मर वगैरह है। हम लोगों का तो इधर घर नहीं, हम मजदूरी करने के लिए आया था। ना मेरे से कुछ बरामद हुआ है, ना मेरे से क्या है, ना मेरा पास था कुछ। सुबह अपना काम पे निकल रहा था, काम से अब नहीं निकला भी। जब मैं निकलने के साथ में मेरे को गेट से नाली से पकड़ा। गार्ड का नौकरी किया ही नहीं अभी तक हमने। मगर सिक्योरिटी सुपरवाइजर इमरान इसे सफेद झूठ कहता है। मेरे पास ड्यूटी करता था, मैं सुपरवाइजर था, ये मेरा कुलीग था, गार्ड था ये, मैं इससे ड्यूटी लेता था। शनाख्ती कार्ड इसने किसी और बंदे का यूज़ किया, और जब मेरी ड्यूटी लगी बैंक पे तो ये 1.5 महीना पहले से ड्यूटी कर रहा था। फिर महीना 1.25 महीना इसने ड्यूटी मेरे साथ की, उसके बाद ये लॉटरी निकल आई। और अगर हामिद ने सिक्योरिटी एजेंसी में काम किया ही नहीं तो ये तस्वीर किसकी है? रियाज और जमीर को हाथ पांव बांधकर इमरान के साथ बैतुल कला में बंद किया गया था। अब जमीर है फरार और रियाज बन गया तफ्तीश में गवाहे सरकार। जमीर कहीं उसका पता नहीं है किधर है, जबकि जमीर मौके का गवाह है इतने बड़े केस का। उसको रिलीफ दिया गया, उसको छोड़ा गया, वो फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने जिस खोखे पर डकैती से पहले चाय पी थी, उस चाय वाले को भी कत्ल कर दिया गया था, शायद इस डर से कि वो पहचान न लिए जाएं। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी आई है कि यह केस पुलिस की सुस्त तफ्तीश और किसी हद तक वाकयाती हकायक के मस्ख हो जाने की वजह से उलझ गया है। सच शायद अदालत में सामने आ जाए, मगर कई सवाल बहरहाल मौजूद हैं। बैंक का अलार्म सिस्टम फीनिक्स सिक्योरिटी कंपनी से लगवाया गया था, जबकि गार्ड्स SPS सिक्योरिटी कंपनी के थे। बैंक ने फीनिक्स से ही गार्ड्स क्यों न लिए और एक गैर मारूफ कंपनी को हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों दी? ये बजाय खुद एक सवाल है। जब गार्ड भर्ती होता है उसकी वेरिफिकेशंस कराई जाती हैं पुलिस, लोकल पुलिस से, देन होम टाउन पुलिस से। उसके अलावा उसके हम 2 रेफरेंसेस लेते हैं जो कि कराची के रिहायशी हों, मतलब अगर हम जहाँ पर भी जिस शहर में भी सिक्योरिटी दे रहे हैं उधर के रिहायशी हों, उनके 2 हम रेफरेंसेस लेते हैं। और नेचुरली उसका पिछला रिकॉर्ड पूरा हम चेक करते हैं कि जी कहाँ से आया है, किधर से ताल्लुक है, क्या करता रहा है यहाँ आने से पहले। इस गार्ड को उस ब्रांच के ऊपर मुश्किल से 1.5-2 माह हुए थे, क्योंकि ये लाइट बैंक की हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि 3 महीने के बाद हम वैसे ही बाउंड हैं टू रोटेट दी गार्ड्स। इनको हम एक जगह पे 3 महीने से ज़्यादा एक ब्रांच में नहीं रख सकते। तो सबसे बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैंक की होती है कि बैंक अपनी जो करेंसी है, ये जो बैंक है उसको सिक्योर करे। इतनी बड़ी वहाँ ट्रांजैक्शन होती है पैसों की, और ये हेड ऑफिस है शायद इसका,
اور حالت یہ ہے ہماری سیکورٹی گارڈ کمپنی کی کہ اس میں پرائیویٹ سیکورٹی کی کمپنی کے ہائر ہیں لوگ. اگر چلے آپ نے وہ بھی ہائر کیے ہیں تو کم از کم اتنا اچھی کمپنی سے کریں یا اتنا ان کا اچھے لوگ وہاں امپلائی کریں آپ جن کے پیچھے آپ ٹریکنگ تو کر سکیں اگر وہ کبھی کوئی واردات کرتے ہیں. لیکن کوئی 6 سے 6.5 7 8 ہزار روپے تک کا سیکورٹی گارڈ ہے, وہ دن کو کہیں اور جاب کرتا ہے, رات کو آ کے بینک میں سو جاتا ہے, اور وہ بینک کی کیا چوکیداری کرے گا, وہ چور ہی بنے گا. یہ ایس پی ایس سیکورٹی کمپنی کا دفتر ہے. دنیا نیوز نے کمپنی کے کرتا دھرتا سے بات کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کر دیا صاف انکار. کمپنی کا لائسنس واردات کے بعد منسوخ ہوا اور صرف 18 دن بعد بحال کر دیا گیا. کیوں؟ یہ دفتر ہے اس سیکورٹی کمپنی کا جس نے لگایا تھا سیکورٹی الارم جو بج نہ پایا جب خطرہ سر پہ آیا. دنیا نیوز اس کی وجہ پوچھنے پہنچی اس سیکورٹی کمپنی کے دفتر. یہ شاٹ ہے چھپے ہوئے کیمرے کا. دنیا کے رپورٹر اور کمپنی کے مینیجر کی گفتگو ذرا کان لگا کر سنیے. فونکس پوری پولیس انویسٹیگیشن میں کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں. کیوں؟ کہیں نہیں ہے نا. فینکس کا تو کام ہی نہیں ہے. فینکس تو پولیس وہ تھوڑی نا ہے, پولیس ایجنسی تھوڑی نا. پولیس ایجنسی فینکس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا, فینکس کا دیکھیے فینکس کا کوئی کام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ اس میں فینکس کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, نہ ہی فینکس کا کوئی کام ہوتا ہے. آپ کا جو الارمنگ سسٹم دیکھیے الارم سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ ہو رہا ہو تو آپ الارم بجائے. جب الارم بجائے نہیں تو ہمیں کیا پتا. آپ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ بینک مینیجر اس میں کیوں نہیں انوالو ہے؟ کیا انوالو تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں, میں یہی کہنے کا میں یہی کہہ رہا. ہم نے تو یہ تک سن لیں اس بارے ہمارے آپ کا تعلق ہی بن گیا. ہم نے تو اس بندے کو بھی وہ کیا جس کو پولیس گواہ دکھاتی ہے اور وہ ایک ایس پی کا کوئی اس کا ریلیشن ہے اور اس کے گھر سے 54 لاکھ برآمد ہوئے اور پولیس نے اس کو کہیں ملزم چھو نہیں کیا اور پولیس کہتی ہے کہ یہ تو گواہ ہے اور اس کے گھر میں جو گھر میں بیٹھا ہوا اس کے گھر میں 56 لاکھ روپے پہنچ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو نہیں چھوڑا؟ آپ بتائیے اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کوئی کچھ پکڑ لیا کسی نے؟ کچھ نہیں پکڑا نا کسی کو. پکڑا 5 آدمی تو گرفتار. 5 آدمی تو اس وقت آپ کی وجہ سے نہیں گرفتار ہوئے, وہ پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن کی وجہ سے وہ غلطی ان کی جا کے کوئی سارے جوہر میں کھانا کھایا اور وہ دے رہے تھے تو اس وقت پکڑا. لیکن اس وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بریگیڈیئر صاحب کو جو میں نے آپ کو نمبر دیا نا, ابھی تو آپ کو شاید نہیں ملیں گے, 5 بجے اٹھ جاتے ہوں. آپ کل بات تشریف لائیے. وہی میں کہہ رہا ہوں جیسے یہ کم از کم اویئرنیس مل جائے گی کہ یہ بھی اویئرنیس مل جائے گی کہ اگر بٹن پش نہیں ہوا وہ آپ کو سب کچھ ان سے وہ سب ان سے پوچھے گا. آپریشن کا میٹر ہے, میرا میٹر نہیں ہے یہ آپریشن کا میٹر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں کھلا ہوا بھی نہیں. ارے یار بند کرے کھلے کو ہم تو ڈرتے ہیں اس سے نہ پریس سے نہ پولیس. کون ملزم ہے کون معصوم؟ پکڑے گئے مبینہ ڈکیت, پولیس کے گمنام کردار یا بینک کے پس پردہ لوگ. کیس عدالت میں ہے اور پولیس کے پاس شاید ایسے ثبوت بہت کم ہیں کہ وہ ان سارے گرفتار ملزمان کو عدالت سے سزا دلوا سکے. بینک کے کمیونیکیشن ہیڈ ارشد خان نے بات کرنے کا وعدہ کیا مگر پھر انجان بن گئے. بینک کے مینیجر اختر حسین نے بھی دنیا نیوز سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا. مگر کیا اس سے بینک کے اپنے ملازمین کے اس واردات میں ملوث ہونے کے بارے میں شکوک گہرے نہیں ہوں گے؟ بیت الخلا میں 3 لوگ باندھے گئے تھے, عمران, ضمیر, ریاض. ایک فرار, ایک گرفتار, ایک بنا گواہ سرکار. ایسا کیوں ہے؟ میڈیا کے مطابق برطرف ASI عقیل شاہ کے گھر رکھوائی گئی رقم تھی 45,000 یورو. انسپیکٹر سجاد شاہ انٹرویو میں کہتے رہے 44 لاکھ یورو. تو اس نے دیکھا جو ساری وہی اسٹرانگ روم کھلا ہوا ہے تو اس نے 44 لاکھ کے جو یورو تھے وہ اٹھائے اور جیب میں ڈال لیے. عقیل شاہ کے گھر سے برآمد ہوئی اصل رقم کتنی ہے؟ 44 لاکھ یورو یا 45,000 یورو؟ اور اتنی بڑی رقم ڈکیت کیسے اور کیوں چھوڑ گئے؟ ڈکیت بینک میں داخل ہوئے اور الارم نہیں بجے. اس تصویر میں دیکھیے, یہ ڈکیتوں کے بینک میں آنے کی تصویر ہے. کیا کوئی بھی کیمروں کو مانیٹر نہیں کر رہا تھا؟ اور بعد میں یہ فوٹیج دی گئی جو بڑی آسانی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ واردات کے بعد بنائی گئی. پولیس کے بقول انہوں نے ملزمان سے وہ اسلحہ بھی برآمد کیا جو بینک سے چھینا گیا تھا. اس تصویر کو دیکھیے, یہ گن کس کی ہے؟
पुलिस कहती है मोबाइल फोन ट्रैकिंग से पता चला कि डकैती का मास्टरमाइंड और बाकी मुल्जिमान अफगानिस्तान फरार हो गए हैं। उस टाइम के जो अफगानिस्तान में गए हैं, फिर ये वापसी ये पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे। जैसे ये पाकिस्तान की तरफ आएंगे, पारा चनार में गांव में आएंगे, उधर आएंगे, पॉलिटिकल एजेंट और दूसरी एजेंसियों को सबको उनका पता है कि ये वारदात करके गए। लेकिन पुलिस ने इतने बड़े वाक़े में मुलव्विस मुबैना मुल्जिम नासिर हुसैन उर्फ फौजी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए इंटरपोल से राब्ता नहीं किया, न कोई रेड वारंट जारी किए गए। क्या पुलिस तफ्तीश से जान छुड़ा रही है या इस वारदात में कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं, इसलिए पुलिस बहाने बना रही है। 13 महीने बाद ये केस खोला गया और अदालत में चालान पेश किया गया। इतनी देर पुलिस की जानिब से क्यों की गई? मगर पुलिस को 60 लाख इनाम तो मिल ही गया। बैंक को मिल गया है पैसा, कुछ बरामदगी से, बाकी का इंश्योरेंस से, मगर सवाल रहेगा वहीं का वहीं। बरामद होने वाले 18 करोड़ निकाल के बाकी की रकम कहां है? तफ्तीश कमजोर और खामियों से भरपूर है और इसमें बैंक की अपनी दिलचस्पी भी ना होने के बराबर है। इस केस का फैसला क्या होगा? पुलिस फाइल की टीम इस पे अपनी कड़ी नजर रखेगी ताकि सच अवाम के सामने आ सके कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती किसने की है, कौन है असली मुजरिम और किसके पास हैं 13 करोड़ रुपए। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।